नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, हम यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम के हिसाब से आप सभी से चर्चा कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए शीर्षक हिंदी अनुवाद के ऊपर, जिसके अंतर्गत हम बातचीत करेंगे अनुवाद की अवधारणा, परिभाषा, स्वरूप व महत्व, अनुवादक के गुण, दायित्व, उससे अपेक्षाएं और अनुवाद के प्रकारों के ऊपर हम टॉपिक पर विस्तार से बातचीत करें। उसके पहले अगर आप अनुवाद के बारे में पढ़ना चाहते हैं या फिर कोई डिग्री या कोर्स लेना चाहते हैं तो तमाम विश्वविद्यालयों में अनुवाद के कोर्स कराए जाते हैं, रेगुलर मोड में और डिस्टेंस मोड में। हमें याद आ रहा है कि जब हम एमए के विद्यार्थी हुआ करते थे तो एमफिल में दो तरीके के फॉर्म अप्लाई होते थे, एक तो लिटरेचर के लिए और दूसरा ट्रांसलेशन के लिए। तमाम लोगों ने दोनों में फॉर्म को अप्लाई किया हुआ था। तो कहने का मतलब कि जेएनयू में ट्रांसलेशन की पढ़ाई होती है और अच्छी पढ़ाई होती है। अगर आप अच्छे अनुवादक हैं तो आपको इसको करियर के रूप में बना सकते हैं। राजभाषा अधिकारी के तौर पर भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरत है इसके लिए कि आपको 2 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। अनुवाद को लेकर हम सभी बचपन से ही परिचित हैं। जिसको इंग्लिश का अनुवाद आता था, उसको ग्रामीण परिवेश में या फिर शहरी परिवेश में भी कहें तो तेज तर्रार विद्यार्थी माना जाता था। इसी को लेकर कितनी कोचिंग चलती थी और लोग पढ़ने जाते थे। फिर आया संस्कृत का अनुवाद। तो आमतौर पर हम सभी हिंदी के साथ इंग्लिश और संस्कृत के अनुवादों को बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आज हम समझेंगे कि सही मायने में जो हम अनुवाद किया करते थे उसको उसका क्या महत्व रहा है, अनुवाद की जरूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुवाद की परिभाषा को। अनुवाद, जिसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कहा जाता है, शब्द संस्कृत का है जिसके मूल में वद धातु, वद से तात्पर्य है बोलना या बात करना। मान लीजिए हम सभी वह जाता है का अनुवाद बनाते थे, ही गोज। दोनों का अर्थ क्या है? एक ही है। अगर हम सुप्रभात बोलते हैं या गुड मॉर्निंग बोलते हैं, दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। यानी कि कोश के अनुसार अनुवाद का अर्थ पहले कहे गए अर्थ को फिर से कहना। अगर हम हिंदी शब्दकोश के आधार पर देखें या फिर जो पारिभाषिक कोश बने हुए हैं उसके आधार पर देखें तो अनुवाद का मतलब पहले कहे गए अर्थ को फिर से कहना। जैसे वह जाता है, ही गोज। हिंदी में अनुवाद के लिए भाषांतर, भाषानुवाद, टीका, रूपांतरण तथा तर्जुमा आदि शब्दों का भी प्रचलन है। लेकिन ट्रांसलेशन के पर्यायवाची शब्दों में देखें तो जितने भी शब्द हैं उतने तार्किक नहीं लगते हैं जितना कि अनुवाद लगता है। इसलिए अनुवाद शब्द ज्यादा प्रचलित है। ठीक वैसे ही जैसे हम सभी आदिकाल के नामकरण को पढ़ते हैं, तमाम उसके नाम दिए गए हैं लेकिन प्रचलित नाम है आदिकाल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अनुवाद का मतलब है कि जो बात पहले कही गई है उसी को दूसरी भाषा में फिर से दोहराना। अन्य शब्दों में भाषांतर, भाषानुवाद, टीका, रूपांतरण, तर्जुमा अगर उर्दू में कहें तो। लेकिन इसमें सबसे प्रचलित अगर कोई शब्द चल रहा है तो वह है अनुवाद। प्रिय विद्यार्थियों, अनुवाद में भी मौलिकता होती है। इसको लेकर विवाद है कि ये कला है या फिर विज्ञान है, क्या है ये। कई विद्वानों का मानना है कि ये कला के अंतर्गत है, कई विद्वानों का मानना है कि अगर आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो ये विज्ञान भी है। जैसे उदाहरण के लिए आप सभी को मैं दे सकता हूं कि आपके पास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की वस्तुनिष्ठ पुस्तक जरूर होगी, नहीं होगी तो आपने कहीं ना कहीं इसका नाम सुना होगा। उस पुस्तक का हमने रूपांतरण किया हुआ, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में रूपांतरण। तो ये कला के अंतर्गत भी है और विज्ञान के अंतर्गत भी है। तमाम अन्य लोगों ने भी किया होगा, लेकिन सबका अनुवाद अगर आप
अनुदित किताबों को पढ़ते होंगे तो कई बार कुछ किताबें आपको कठिन लगती होंगी, कई बार कुछ किताबें आसान लगती होंगी। जैसे हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र की बात करें तो तमाम ऐसी किताबें हैं जो ऐसा लगता है कि वेस्टर्न पोएटिक्स की अनुदित किताबें हैं। हाँ, कुछ अनुवादकों ने अपने कलात्मकता के माध्यम से, अपने विषय वस्तु ज्ञान के माध्यम से उसको सरल करते हुए अनुदित किया हुआ है। तो अनुवाद भी क्या है? आप देख रहे हैं यहाँ पर फॉर्म है, एक रूप है, एक स्ट्रीम इसको कहा जा सकता है, जो कि एक समाज, भाषा, संस्कृति, इतिहास, परंपरा सबका ज्ञान कराता है। तो उम्मीद है कि पहले स्लाइड में आपने अनुवाद की परिभाषा को समझ लिया होगा कि पहले जमाने में जो हम लोग अनुवाद किया करते थे अंग्रेजी से हिंदी में या फिर हिंदी से अंग्रेजी में, वो अंकों के लिए करते थे। अनुवाद के महत्व का उतना पता नहीं था, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में अनुवाद के महत्व और उसकी प्रासंगिकता को लेकर भी आपके दिमाग में एक विचार बनेगा। अनुवाद में मूल पाठ अथवा विषय वस्तु के कथ्य तथा उद्देश्य की पूरी रक्षा की जाती है। फिर उस मूल या स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों, भावों को सहज रूप से दूसरी भाषा अर्थात लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्ति प्रदान की जाती है। आप देख रहे हैं अनुवाद में दो तरीके की भाषाओं की बात की गई है। एक है स्रोत भाषा और दूसरा लक्ष्य भाषा। यानी स्रोत मतलब जो मूल भाषा है और लक्ष्य मतलब जिसमें अनुवाद करना है। जैसे हम सभी हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो हिंदी स्रोत भाषा हो गई और अंग्रेजी लक्ष्य भाषा हो गई। इसी तरीके से अन्य भाषाओं में हम जब किसी रचना या फिर किसी कंटेंट का अनुवाद करते हैं तो हमें दोनों भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो स्रोत भाषा हो चाहे लक्ष्य भाषा हो। भोलानाथ तिवारी ने भी इसको लेकर अपने विचारों को अभिव्यक्त किया। उन्होंने लिखा, एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास अनुवाद है। इस तरह कहा जा सकता है कि स्रोत भाषा के मूल पाठ के अर्थ को लक्ष्य भाषा के परिनिष्ठित पाठ के रूप में रूपांतरण करना अनुवाद है। तो अनुवाद की परिभाषा और उसके स्वरूप को लेकर आपके दिमाग में कुछ बातें बैठनी शुरू हो चुकी होंगी। अब हम बात करते हैं कि अनुवाद का स्वरूप क्या है, अनुवाद की वर्तमान समय में जरूरत क्या है। आधुनिक युग में अनुवाद मनुष्य की सामाजिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक जरूरत के साथ कार्यालयीन कामकाज के लिए जरूरी बन गया है। यानी हम जब अनुवाद पढ़ते हैं तो केवल अनुवाद नहीं पढ़ते बल्कि सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को भी पढ़ते हैं। और आज अनुवाद का महत्व ऑफिशियल कामकाजों के लिए भी जरूरी हो गया है। अनुवाद केवल एक प्रक्रिया अथवा रूपांतरण का माध्यम ही नहीं बल्कि एक अर्जित कला है, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे कि कोई जरूरी नहीं है कि एक ही विषय वस्तु पर किया गया अनुवाद सबके लिए उपयोगी और प्रासंगिक हो या फिर समझ में आए। वो भी क्या, एक अर्जित कला है। जैसे शिक्षण एक अर्जित कला के रूप में देखा जा सकता है, उसी तरीके से अनुवाद भी है। जो साधन देश विदेशों की क्रियाओं को विपरीत दिशाओं में खड़ा करके उनकी भाषा, संस्कृति, समाज में अलगाव की स्थितियां पैदा करते हैं, उन्हें अनुवाद या विज्ञान आपस में जोड़कर प्रगति की नई दिशाओं में मोड़ देता है। इस प्रकार अनुवाद कला समन्वय की कला है। अनुवाद विज्ञान एकता और नवनिर्माण का विज्ञान है। अतः आधुनिक युग में अनुवाद का समाज, भाषा, संस्कृति आदि के समन्वय के लिए महत्व है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अनुवाद का जो स्वरूप निर्धारित हुआ उसमें सामाजिक रूप से, साहित्यिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से तो इसका महत्व है ही, साथ में ऑफिशियल दृष्टिकोण से भी है। इसलिए आप देखेंगे कि बैंकिंग में अनुवादकों की जगह निकलती है। इसी तरीके से आप देखेंगे बहुत सारे मंत्रालय हैं जहां पर अनुवादकों की जरूरत पड़ती है। आप अगर हवाई अड्डे पर जा रहे हैं या फिर कहीं बड़ी जगह पर जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें लिखी रहती हैं, ताकि आप हिंदी के
माध्यम को समझ पाएं और इंग्लिश के माध्यम को समझ पाएं। अगर आप हवाई अड्डों पर जाते होंगे तो जरूर देखिएगा, जैसे नागरिक उड्डयन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। जैसे आप कई बार आपने देखा होगा कि जब आप ट्रांसलेशन इत्यादि करते हैं तो उसके लिए बहुत बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए हम सभी बोलते हैं होम मिनिस्टर, हम कभी नहीं बोलते हैं हाउस मिनिस्टर। होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्रालय के लिए, गृह मंत्री के लिए ये शब्द क्या हो गया है, एक तरीके से अनुदित हो गया। हाउस मिनिस्टर नहीं बोल सकते, हाँ हाउस वाइफ जरूर बोल सकते हैं, होम वाइफ नहीं बोलते। जैसे आप सभी कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं तो होम लिखा रहता है, आप वेबसाइट खोलेंगे तो कई जगह पर होम लिखा रहता है। इसका अनुवाद आप हूबहू घर करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, बल्कि इसकी जगह पर आपको करना पड़ेगा मुख्य पृष्ठ। तो यही काम है कि अनुवाद केवल अनुवाद नहीं है, बल्कि वो कला और विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है, और वो आपके समाज, साहित्य, भाषा, संस्कृति, इतिहास, परंपरा सबसे जुड़ा हुआ है। और इसकी खास विशेषता ये है कि दो अलग अलग संस्कृति सभ्यताओं के लोगों को एक जगह ये जोड़ने का काम करता है। जैसे अगर आप फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई करेंगे तो न सिर्फ आप लैंग्वेज के बारे में जान रहे हैं, बल्कि आप उस देश की संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, परंपरा, लोक आदि के बारे में भी जान रहे हैं। क्योंकि शब्दों का निर्माण या भाषा का निर्माण अपने देश काल वातावरण के अनुसार ही होता है, तो उसी हिसाब से अनुवाद करते समय भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ पर होम मिनिस्टर का प्रयोग होगा, कहाँ पर हाउस वाइफ का प्रयोग होगा, कहाँ पर होम का प्रयोग होगा, कहाँ पर मुख्य पृष्ठ का प्रयोग होगा, कहाँ पर घर का प्रयोग होगा। जैसे आपने देखा होगा 3 इडियट्स फिल्म, उसमें किस तरीके से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, वहां पर भी चीजें प्रस्तुत की गई। आपको वो प्रसंग जरूर याद आ गया होगा। अनुवाद के स्वरूप के बाद हम बात करते हैं कि अनुवादक की भूमिका क्या होती है। अनुवादक की भूमिका के 3 प्रमुख आयाम निर्धारित किए जा सकते हैं। एक, पाठक की भूमिका तथा अर्थ ग्रहण व भाव ग्रहण आदि की प्रक्रिया। दूसरा, दुभाषीय एवं द्विभाषिक की भूमिका तथा अर्थांतरण एवं भावांतरण की प्रक्रिया। तीसरा, रचनाकार की भूमिका और संप्रेक्षण की भूमिका। ध्यान रखिए यहां पर संप्रेषण नहीं बल्कि संप्रेक्षण लिखा हुआ है, यानी कि समान रूप से देखने की भूमिका। जैसे मान लीजिए कोई कविता या फिर किसी कहानी का अनुवाद दूसरी भाषा से होता है। जैसे हम सभी इतिहास ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि हिंदी का पहला इतिहास गारसद तासी ने लिखा, इस्तवार दलाल हिंदुस्तानी तो उन्होंने फ्रेंच में लिखा, लेकिन आगे चलकर कुछ आलोचकों ने उसका अनुवाद किया, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास, इस तरीके से। तो अनुवाद करते समय जो अर्थ ग्रहण है और जो भाव ग्रहण है, इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अर्थांतरण और भावांतरण में भी कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहां पर सही अनुवाद नहीं होगा। और रचनाकार की भूमिका और समान रूप से देखने की उसकी जो भूमिका है, जो दृष्टिकोण है, वो भी अनुवादक की भूमिका में निर्धारित किए जा सकते हैं। तो चूंकि ये सभी जानना जरूरी इसलिए है कि जब हम एग्जाम में जाते हैं तो सब्जेक्टिव तौर पर सवाल आ जाते हैं, खास तौर से कथन और कारण पर आधारित। तो उस समय जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, चीजें आपको ठीक से आप उसको ग्रहण किए होंगे, तो आराम से कथन कारक कारण वाले सवालों को आप कर लेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं कि अनुवादक की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। सफल अनुवाद कार्य करने के लिए अनुवादक की कई विशेषताएं हो सकती हैं। उसमें से हमने 3 विशेषताओं को लिया हुआ है। पहली विशेषता जो अनुवादक की है कि भाषाओं का समुचित ज्ञान होना चाहिए। अगर उसे एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए एकदम से। जितना उसको हिंदी की जानकारी है उतना ही इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए, जितना उसे
संस्कृत की जानकारी है उतना ही हिंदी की होनी चाहिए। जितना उसको फ्रेंच की जानकारी है उतना ही हिंदी की जानकारी होनी चाहिए। जितना उसको जैपनीज की जानकारी है उतना ही उसको चाइनीज की जानकारी होनी चाहिए। जितने अच्छे से भाषाओं का समुचित ज्ञान होगा उतना ही अच्छा अनुवाद होगा। यानी कि जो अनुवादक है न सिर्फ भाषाओं के ज्ञान को रख रहा है बल्कि उन दोनों देशों के इतिहास, संस्कृति, परंपरा, साहित्य सबके बारे में उसको जानकारी है। समुचित ज्ञान क्यों होना चाहिए? एक तो वह जिसका अनुवाद किया जाता है अर्थात स्रोत भाषा, और दूसरी वह जिसमें अनुवाद किया जाता है लक्ष्य भाषा। इन दोनों भाषाओं का समुचित ज्ञान होना आवश्यक होता है अच्छा अनुवाद के लिए। विषय का समग्र ज्ञान होना चाहिए। अगर आप किसी कहानी का हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं तो आपको कहानी को लेकर उसके तत्वों की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। कहानी किस माध्यम से पाठकों को जोड़कर रखती है उसका ज्ञान होना चाहिए। तो विषय का समग्र ज्ञान होना चाहिए। विषय के परिपूर्ण ज्ञान के बिना किसी विज्ञान द्वारा किया गया अनुवाद भी हंसी का पात्र हो सकता है, भद्दा हो सकता है, क्योंकि विषय के अज्ञान की वजह से अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जैसे आपने 3 इडियट्स का वो प्रसंग देखा होगा जहां पर कहा जाता है कि बोल तो ये रहे हैं लेकिन शब्द हमारे हैं। तो कई बार क्या होता है कि शब्द किसी के रहते हैं लेकिन जो उसको प्रस्तुत करता है, यानी कि जो किसी के शब्द हैं वो स्रोत भाषा है लेकिन जो प्रस्तुति है वो लक्ष्य भाषा है। अगर इन दोनों में तारतम्यता नहीं होगी तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे हम सभी आमतौर पर इंटरेस्ट शब्द का जब प्रयोग करते हैं साहित्य के दृष्टिकोण से तो हम रुचि शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे तमाम विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर पीएचडी का टॉपिक बताइए, तो हम कहते हैं कि आप अपनी इंटरेस्टिंग एरिया को बताइए या फिर किसमें आपका इंटरेस्ट है, तो वो रुचि का सवाल हो गया। लेकिन इंटरेस्ट का मतलब कई जगहों पर ब्याज भी होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कहां पर इंटरेस्ट का प्रयोग उचित है। मुझे याद आता है कि जब मैं बीएचयू का विद्यार्थी था, बीए कर रहा था, तो हमारे एक प्रोफेसर उदाहरण दे रहे थे कि एक अंग्रेज वाराणसी आए हुए थे और उन्होंने कहा कि हिंदी में हमारा बहुत ब्याज है, मतलब हिंदी में हमारी बहुत रुचि है। कि जगह पर उन्होंने कहा हिंदी में हमारा बहुत ब्याज है। क्योंकि बनारस का हमने इसलिए उदाहरण दिया कि घाटों पर और दर्शन करने के लिए तमाम विदेशी आते हैं और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी पहुंच जाते हैं और वहां पर विदेशियों के लिए भी कुछ पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। और मुझे ये बताते हुए गर्व भी हो रहा है कि हमारे साथ एक इंग्लैंड के विद्यार्थी पढ़ा करते थे, मार्क्स जनार्दन उनका नाम था। हालांकि उन्होंने हिंदी में विवेक अपना नाम रखा हुआ था। तमाम हमारे सहपाठी चैनल से जुड़े हैं और इसी बहाने विवेक को याद भी कर लिए होंगे। विवेक को जितनी इंग्लिश आती थी उतना ही हिंदी और उतना ही भोजपुरी भी आती थी और उन्होंने अपनी शादी भी बनारस में ही इंडियन से की। तो कहने का मतलब ये है कि हम केवल भाषाओं का ज्ञान नहीं रखते बल्कि उसके साथ अन्य चीजों का भी ज्ञान रखते हैं जहां से वो भाषा निर्मित होती है। ठीक है। तीसरी विशेषता होनी चाहिए अनुवादक की स्वतंत्र विचार शक्ति, यानी कि वो किसी टॉपिक को लेकर सोचता रहे कि इसका सही शब्द क्या हो सकता है। स्रोत और लक्ष्य दोनों भाषाओं का ज्ञान, विषय की समझ और प्रतिभा होने पर भी अनुवाद के समय प्रत्यक्ष रूप से ऐसे अनेक मौकों पर अनुवादक की स्वतंत्र विचार शक्ति का काम आसान कर देती है। यानी कि कई बार खुद अनुवादक शब्दों का निर्माण करते हैं। कई बार आप देखेंगे कि कठिन शब्दों के, दूसरे भाषा के कठिन शब्दों के अर्थ भी हिंदी में बहुत आसानी से अनुवादक निर्मित कर देते हैं। तो अनुवादकों के पास अगर स्वतंत्र विचार शक्ति होगी तो वो स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के अलावा एक जो सामान्य सरल आम जनता की भाषा हो सकती है उसका भी निर्माण कर सकते हैं। तो ये 3 विशेषताएं खासतौर से सफल अनुवाद कार्य के लिए जरूरी है। अगर हम अनुवाद के प्रकार की बात करें तो कई इसके प्रकार हैं, लेकिन मोटे तौर पर हमने 5 प्रकारों को यहाँ पर लिया हुआ है जो कि आपके पाठ्यक्रम में भी लगे हुए हैं। साहित्यिक अनुवाद आप देखते हैं कि अलग अलग, जैसे मराठी भाषा से हिंदी में अनुवाद,
संस्कृत से हिंदी में अनुवाद, तमिल से हिंदी में अनुवाद, तमाम अनुवादों को आपने पढ़ा होगा। उड़िया के कुछ साहित्य हैं जिसका कि हिंदी में अनुवाद, हिंदी के साहित्य का भी अलग अलग भाषाओं में अनुवाद होना क्या है, साहित्यिक अनुवाद। प्रशासनिक अनुवाद, जैसा कि हमने होम मिनिस्टर इत्यादि शब्द का प्रयोग करके आप सभी को बतलाया। इसी तरीके से विधि या विधि के क्षेत्र में अनुवाद, जैसे हम लॉ की बात करते हैं तो यहाँ पर ये लॉ क्या हो गया, कानून हो गया। लेकिन अगर यही विज्ञान में हम बात करते हैं तो इसको हम नियम बोल देते हैं, जैसे न्यूटन लॉ, न्यूटन के नियम। लेकिन यहाँ पर विधि में लॉ का प्रयोग करेंगे तो कानून के अर्थ में होगा। तो किस क्षेत्र में किस भाषा का प्रयोग करते हुए, किन शब्दों का प्रयोग करते हुए अनुवाद किया जाए, तो उसके प्रकारों का निर्धारण यहाँ पर किया गया है। जगह बदलते ही शब्द के अर्थ भी बदलने लगते हैं। ठीक है, तो इसको लेकर सरकारों ने भी काफी काम किया हुआ है। इसीलिए आप देखेंगे कि हर बैंक में एक अनुवादक या फिर राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। न्यायालय में भी आप देखेंगे कि हिंदी, इंग्लिश मातृभाषा में बात करने की बात कही गई है। प्रशासनिक में भी अब हिंदी इंग्लिश में नोटिस देखते हैं। साहित्य की तो बात हमने बता ही दिया। ज्ञान विज्ञान की जितनी भी पुस्तकें हैं उसमें भी अनुवाद किया जा रहा है। लेकिन जरूरत है जो अनुवाद संस्थान है, जैसा कि हमने जेएनयू की बात किया, डीयू में है, इग्नू में भी है, साउथ इंडिया में भी होगा। तो अनुवादकों की कोशिश होनी चाहिए कि ज्ञान विज्ञान या तकनीकी जो विषय हैं, खासतौर से अगर हिंदी के दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा अनुवाद किया जाए कि हिंदी पढ़ने वालों के लिए भी कठिन न हो। कई बार हमने देखा है कि जो नोटिस इत्यादि आती हैं वो बहुत ही कठिन शब्दावली में होती हैं और उनका अर्थ निकालने में डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ता है। तो ये तो हो गए अनुवाद के प्रकार। अब हम बात करते हैं एक संक्षेप में कि आप अगर अनुवाद के प्रकारों को देखें तो विस्तार से देखा जा सकता है। यहाँ पर गद्य पद्य के आधार पर गद्यानुवाद, पद्यानुवाद, मुक्त छंदानुवाद। अगर साहित्यिक विधा के आधार पर काव्यानुवाद, नाटकानुवाद, कथानुवाद। आप देखेंगे शुरू में नाटकों के अनुवाद किए जा रहे थे, बांग्ला से हिंदी में, संस्कृत से हिंदी में, अंग्रेजी से हिंदी में। ठीक है, शुरुआती दौर में आप देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप बिल्कुल सही करें। विषय के आधार पर कई अनुवाद है, जैसे पत्रकारिता में अनुवाद, विधि साहित्य में अनुवाद, वैज्ञानिक साहित्य अनुवाद, धार्मिक साहित्य अनुवाद। धार्मिक साहित्य का जैसे कि ईसाई मिशनरियों ने शुरू में अनुवाद करने का प्रयास किया। ललित साहित्य का अनुवाद, ऑफिशियल अनुवाद, गणित साहित्य का अनुवाद, ऐतिहासिक साहित्य अनुवाद, तकनीकी अनुवाद। ठीक, अगर हम अनुवाद प्रकृति के आधार पर बात करें तो इसके भी हैं कि मूल निष्ठ अनुवाद, मूल मुक्त अनुवाद, शब्दानुवाद, भावानुवाद, छायानुवाद, व्याख्यानुवाद, सारानुवाद, रूपांतरण, आदर्शानुवाद, वार्तानुवाद। तो तमाम तरीके के अनुवादों की बात कही गई। लेकिन आपके सिलेबस में जो ये 5 टाइप के अनुवाद लगे हुए हैं, तो कुछ आप पारिभाषिक शब्दावलियों को जरूर ध्यान में रख के जाइए। कोई भी अगर पुस्तक आपके पास होगी प्रयोजन मूलक हिंदी की, तो वहां पर कुछ चुनिंदा पारिभाषिक शब्दावलियों का संकलन किया गया है, निश्चित तौर पर आप देखिए वहां पर आ जाता है। जैसे मुझे याद आ रहा है कि जब मैं यूपी जीडीसी का एक बार एग्जाम दिया था तो उसमें आया था अवैतनिक के लिए, अवैतनिक शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है ऑनरेरी। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप देख लीजिए। जैसे अतिथि शिक्षक हम बोलते हैं तो उसके लिए बोला जाता है गेस्ट लेक्चर, गेस्ट लेक्चरर। ठीक है, अतिथि शिक्षक। तो यहाँ पर आप उसको देख लीजिए। इसी हिसाब से तमाम शब्दों का प्रयोग है और जरूरत पड़ेगी आप सभी कमेंट करेंगे तो पारिभाषिक शब्दावलियों पर भी एक छोटा सा वीडियो बनाया जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो लेक्चर में आपने अनुवाद के प्रकारों को देख लिया होगा। अनुवादक की खास विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं, या फिर अगर आप खुद अनुवाद करना चाहते हैं तो किन किन विशेषताओं को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अनुवादक की भूमिका क्या हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये विशेषताएं ही क्या है, गुण है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आप कमेंट करें कि सर गुण के बारे में तो आपने बताया ही नहीं। तो ध्यान रखना है। भूमिका यानी कि उसका रोल क्या है। अनुवाद केवल अनुवाद नहीं बल्कि अर्थ ग्रहण और भाव ग्रहण भी होना चाहिए। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध आपने पढ़ा होगा, कविता क्या है।
तो उसमें अर्थ ग्रहण और भाव ग्रहण की बात की गई है कि शब्द तभी सार्थक होंगे जब आप उसके अर्थ को समझेंगे, उसके भाव को समझेंगे। तो इसको भी आप समझ लिए होंगे। अनुवाद का स्वरूप क्या रहा, क्यों जरूरी है अनुवाद, उसको लेकर हमने बात किया और अनुवाद की परिभाषा और उद्देश्य को लेकर भी हमने चर्चा कर ली। तो उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से इसको समझ गए होंगे। चाहे प्री के दृष्टिकोण से देखें, चाहे मेंस के दृष्टिकोण से देखें, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आपके दिमाग में बहुत सारी बातें बैठ गई होंगी। तो आज के वीडियो लेक्चर को लेकर आप सभी के कमेंट का हम इंतजार करेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।